प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज के इस सेशन में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। हमने आपको बताया था कि आप सभी लोग कॉपी से अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सबसे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस अच्छे से पढ़ेंगे। ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है उसको लिखने का प्रयास करेंगे कमेंट सेक्शन में। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी या कब हुई थी, ऐसे भी पूछ सकता है। 14 जुलाई 1759, बी ऑप्शन है 14 जुलाई 1789, सी ऑप्शन है 14 जुलाई 1779 या डी ऑप्शन है 14 जुलाई 1769। तो राइट आंसर क्या है आप सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते रहिए। तो इसका बच्चों जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है ये, हाई स्कूल और 9th दोनों क्लासों में आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको अभी से तैयार रखिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे। लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 13वां। तो सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां। उस समय शासन कर रहे थे फ्रांस पर। क्वेश्चन नंबर 3 है लिब्रे क्या थी। बहुत ही अच्छे से हमने समझाया था लिब्रे क्या थी। फ्रांस की मुद्रा, बी ऑप्शन है फ्रांस का झंडा, सी ऑप्शन है फ्रांस के राजमहल का नाम या फिर डी ऑप्शन है फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे। लिब्रे ये फ्रांस की मुद्रा होती थी, करेंसी होती थी। वर्तमान की बात करें तो फ्रांस की मुद्रा कौन सी है, तो यूरो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बास्तील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए, जो आपको सत्य लगे उसको लगाना है। तो ए ऑप्शन कहता है कि यह फ्रांस में किले की जेल थी, तो बिल्कुल सही जवाब है। बास्तील क्या थी, यह फ्रांस में किले की जेल हुआ करती थी। बी ऑप्शन है आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे और सी ऑप्शन है यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका बच्चों जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो तीनों आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों थे। फ्रांस की ये किला था, लेकिन जब क्रांतिकारी क्रांति करते थे तो उनको पकड़ करके जेल में बंद कर देता था या उसी बास्तील की किले में बंद कर देता था, तो इसको जेल के नाम से भी जानते थे। आमतौर पर लोग इसे बास्तील से घृणा करते थे इसी कारण से, और इस प्रकार से देखा जाए तो निरंकुश शक्ति का प्रतीक हो गई थी बास्तील, और इसका पतन जो है जनता के द्वारा किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बेनरिक राजवंश, बेंसन राजवंश, बोर्बो राजवंश या फिर बारबिक राजवंश। तो सही जवाब हो जाएगा बोर्बो राजवंश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है जैकोबिन का नेता कौन था। तो आपने पढ़ा होगा कि जैकोबिन क्लब जो है एक महत्वपूर्ण संस्था थी और इसका नेता कौन था ये बताना है। रोबेस्पियर, रूसो, लाक या मॉन्टेस्क्यू। तो रूसो, लाक, मॉन्टेस्क्यू ये सभी दार्शनिक थे और एक समाज सुधारक थे। रोबेस्पियर जो था वो जैकोबिन क्लब का नेतृत्व करता था, नेता था। तो राइट आंसर आपका इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों बनाई गई थी। फ्रांस के संविधान बनाने हेतु, बी ऑप्शन है सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है सम्राट पर राजगद्दी छोड़ने का दबाव बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इसका सही जवाब जो बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा।
ए और बी दोनों, ये दोनों कारण थे कि फ्रांस में नेशनल असेंबली बनाई गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि 1789 में तो क्रांति हुई थी, उससे पहले से शासन था, तो 1789 तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो ए ऑप्शन तो आपका कट ही जाता है। 1774, 1789 या 1874, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1774 हो जाएगा। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है और 1789 में जो है फ्रांस में क्रांति होती है और इसको सज़ा सुनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एस्टेट से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए कहता है कि सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, धार्मिक केंद्रों को एस्टेट कहा जाता है, अलग अलग राज्य को एस्टेट कहा जाता है। तो इसमें देखो, जो हम अगर फ्रांस के संदर्भ में बात करें तो फ्रांस में सामाजिक वर्ग का विभाजन था, एस्टेट। यहाँ पर 3 भागों में समाज बटा हुआ था। पहला भाग था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट और तीसरा था तृतीय स्टेट। अब इसमें जो है सामाजिक वर्ग का विभाजन इस आधार पर किया गया था कि प्रथम वर्ग में जो है कुलीन वर्ग के लोग आते थे, पादरी वर्ग के लोग आते थे, जो चर्च में मुखिया होते थे। चर्च का मुखिया पादरी होता है, तो पादरी जो वर्ग था वो आपका प्रथम स्टेट में आता था, इनको कर नहीं देना पड़ता था, तो टैक्स नहीं देना पड़ता था। और दूसरे वर्ग में जो है राजवंश के लोग आते थे, उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और जो तीसरा स्टेट बचा उसमें कारीगर और मध्यम वर्गीय लोग आते थे, मजदूर, किसान, ये सभी आपके तीसरे स्टेट में आते थे, जिनको टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स से फ्री नहीं हुआ करते थे, इनको ही सारा टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो है सामाजिक विभाजन था स्टेट। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। तो इसमें देखो कौन सा वर्ग नहीं था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट, व्यवसायी एवं किसान वर्ग। तो इसमें देखो आपका जो पादरी वर्ग था ये प्रथम स्टेट में आता था, कुलीन वर्ग या दूसरे स्टेट में आता था, और तीसरे स्टेट में व्यवसायी और किसान वर्ग के आते थे। तो सम्राट का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया ये गलत जवाब है, अर्थात यही नहीं था। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी। 45%, 60%, 75% या फिर 90%। तो फ्रांसीसी समाज में किसान जो थे वो 90% थे। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन के बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस गणराज्य कब बना था। यानी फ्रांस में एक संवैधानिक संस्था कब बनी, कब संविधान स्थापित हुआ, गणराज्य कब बना। 1789 में तो क्रांति हुई थी, तो पहला ऑप्शन तो कट ही जाता है। 1793, 1791 या 1792। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा 1792 में फ्रांस गणराज्य बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे। ऑप्शन है, वह लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, वह लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, वह लोग बास्तील के ढहने का विरोध कर रहे थे, वह लोग बास्तील के ध्वंसावशेष को बेचने का विरोध कर रहे थे। तो इसमें जो आपके 2 ऑप्शन ये हैं, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो विशेष मुख्य बात थी जिसके लिए लोग जो है संघर्ष कर रहे थे, उसका कारण था कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी। आम चीज़ें जो थी उन पर जो है उनकी दर जो थी वो महंगी होती जा रही थी। तो यही कारण था कि लोग वहाँ पर पाव रोटी की महंगी कीमतों के विरोध में संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी, अर्थात उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, कर नहीं पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग आता था। दूसरा ऑप्शन कहता है कि द्वितीय स्टेट, कुलीन वर्गों वाला। और सी ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय स्टेट दोनों को। और डी ऑप्शन है तृतीय स्टेट को, जिसमें कारीगर, व्यवसाय और किसान लोग आते थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि तृतीय स्टेट के लोग जिसमें व्यवसायी, कारीगर, किसान, मजदूर ये सब आते थे, उनको ही टैक्स भरना पड़ता था। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था। 1784,
1789, 1781 या फिर 1783। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस आरोप में लुई 16वें को मौत की सजा सुनाई गई थी? राजद्रोह, भ्रष्टाचार, नरसंहार, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, नरसंहार तो उसने करवाया नहीं था, भ्रष्टाचार था लेकिन उससे संबंधित नहीं था, राजद्रोह का जो है आरोप उस पे लगा और उसको मौत की सजा सुनाई गई थी। इसमें ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? तो इसमें देखो ऑप्शन दिया गया है टाइल, टाइद, टेंस, 2x। तो इसका बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? जो प्रत्यक्ष कर होता था, यानी जो सरकार जो है डायरेक्ट जनता से वसूलती थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टाइल। पहला ऑप्शन सही है। इसका हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ये दो प्रकार के टैक्स प्रचलित थे, आप इसको ध्यान रखेंगे। टाइद, टाइद जो था वो चर्च द्वारा वसूल कर किया जाता था और यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। यानी ये जो टाइद कर था इसको चर्च के लोग, जिसे पादरी कहते थे, वो लोग वसूलते थे किसानों से। और टाइल जो कर था वो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, अर्थात राज्य सरकार या जो सरकार हुआ करती थी वो स्वयं वसूलती थी किसानों से। तो ये आपका प्रत्यक्ष कर हो गया और ये वाला अप्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। ए ऑप्शन कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु वर्ग के लोग सक्रिय नागरिक थे, या बी ऑप्शन है 25 वर्ष से ऊपर सभी पुरुष, और सी ऑप्शन कहता है कि 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जिन्होंने एक मजदूर के वेतन के कम से कम 3 दिनों के बराबर कर का भुगतान किया हो, और डी ऑप्शन कहता है फ्रांस में जन्म लेने वाले सभी लोगों को। तो सक्रिय नागरिक कहा जाता था उन सभी लोगों को जो 25 साल से अधिक उम्र के थे और जिन्होंने एक मजदूरी के बराबर कम से कम 3 दिनों का कर भुगतान किया गया हो, तो वह सक्रिय नागरिक कहलाते थे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो आप सभी ने एक क्लब का नाम सुना होगा, जैकोबिन क्लब। यही महत्वपूर्ण क्लब था और जिसका प्रमुख जो था, जो नेता था, वो रोबेस्पियर था। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 1774 ईस्वी में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? ए ऑप्शन कहता है क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले रहे थे, तो ये भी आपका कथन सही है। बी ऑप्शन कहता है कि क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएंगे। फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चलता था और वर्साई का महल बन रहा था, राज दरबार के खर्चे, शान शौकत, इसमें फिजूल में खर्च होता था। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे, उसमें सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पीछे करके। कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? छोटे दुकानदार, पादरी वर्ग, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर। तो समस्या किसको थी? समस्या थी छोटे दुकानदारों को, कारीगरों को और दिहाड़ी मजदूरों को। तो यही लोग जैकोबिन क्लब का हिस्सा थे, सदस्य थे। लेकिन जो पादरी वर्ग था ये सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया था? पादरी वर्ग ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या सम्राट ने? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्वेंशन। ठीक, सी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 ईस्वी में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या ए और बी दोनों? तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कहता है 1804, 1809, 1815 या 1821। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। और 1804 में एक महत्वपूर्ण घटना, इन्होंने यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है नागरिक संहिता लोगों के सामने प्रस्तुत करी थी।
क्वेश्चन नंबर 25 है, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? लुई सोल्वा ने, रोबेस्पियर ने, ओबेसिये ने या मॉन्टेस्क्यू ने? सही जवाब हो जाएगा बच्चों, रोबेस्पियर ने आतंक का राज स्थापित किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, गिलोटिन क्या था? कैदियों को कैद करके रखने वाले जेल या खेल के मैदान या सी ऑप्शन है सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन या गांव में बैठने वाले पंचायत स्थल। तो राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन हुआ करती थी, जिसको भी जो है मौत की सज़ा सुनाई जाती थी, उन्हें गिलोटिन के द्वारा उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, यही मौत की सज़ा होती थी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ था? 1791, 1793, 1804 या 1946? तो राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हासिल हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने सदस्य भेजते थे? नेशनल असेंबली, स्टेट्स जनरल, राज दरबार या संसद? तो स्टेट्स जनरल हुआ करती थी, जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने सदस्य भेजते थे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा दिया आपको, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता हो गया होगा, टाइड नामक ये टैक्स था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, अर्थात जो वहाँ पे चर्च में पादरी वर्ग लोग होते थे उसके द्वारा लिया जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? अब ये भी क्वेश्चन हमने आपको आंसर इसका बता दिया है, रोबेस्पियर, लुई सोल्वा, नेपोलियन बोनापार्ट या मेटरनिख? तो राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, और इस लेसन से संबंधित एक और क्लास होगी जिसमें हम 30 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि सारे क्वेश्चन आपके इस लेसन से संबंधित हो जाएं और आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना होने पाए। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से जुड़े रहें। कक्षा 9 के सभी नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF नोट्स प्राप्त हो जाएगी और अपनी जो है फेयर कॉपी जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको आप बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मानचित्र कार्य डे बाय डे आपको डेली क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें आप सभी की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।